नमस्कार, शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे समावेशी शिक्षा डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का विषय है ये। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप याद करके जाइएगा एग्जाम में और अच्छे नंबर आप लेकर के आइएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमसे शुरू होने ही वाले हैं। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद मुश्किल से 15 या 20 दिन बाद ही हमेशा एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा अब आप लोगों का भी समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। बने रहें शिक्षा विद शिवांश के साथ, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे अन्य विषयों के वीडियोस भी हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा के लघु उत्तरीय प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 1, श्रवण बाधित बालकों की पहचान से संबंधित लक्षणों का उल्लेख कीजिए। देखते हैं कौन कौन से बालकों की श्रवण बाधित बालकों की पहचान से संबंधित लक्षण होते हैं। तो पहला है, यह बालक अपने व्यवहार को एक समान नहीं रख पाते हैं। दूसरा, यह बालक अपने शिक्षकों के होठों यानी कि लिप रीडिंग की गतिविधियों तथा हाव भाव को देखकर तथ्यों के बारे में पता लगाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, यह बालक ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते। और चौथा, यह बालक बातों को सुनने के लिए एक और सर झुकाते हैं। पांचवा पॉइंट है, इन्हें अक्सर समान ध्वनि वाले शब्दों से भ्रम होता है, जैसे ये चाचा को पापा समझते हैं। छठा पॉइंट है, यह बिना बुलाए ही बातों के मध्य में निरर्थक बोलना शुरू कर देते हैं। और सातवां पॉइंट है, ये धीरे धीरे बोलते हैं। तो ये थे श्रवण बाधित बालकों के व्यावहारिक लक्षण। प्रश्न नंबर 2, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला है सृजनात्मकता स्तर। यह चिंतन सरलता तथा यांत्रिक होता है। जिस चिंतन में प्रत्याशा रहती है उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। अभिसारी चिंतन मूल्यांकन के साथ साथ सृजनात्मक शक्तियों का तीसरा पक्ष है। व्यक्ति में परिस्थिति की पुनर्व्यवस्था होना जरूरी होता है। इसे कार्यात्मक स्थिरता भी कहते हैं। सृजनात्मकता के अध्ययन के लिए दोनों ही तरह के चिंतनों का परीक्षण किया जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा बौद्धिक स्तर। सृजनात्मक शक्ति के लिए उच्च बुद्धि लब्धि आवश्यक है। नवीन, मौलिक एवं परंपरागत ढंग से हर कार्य करने का साहस केवल उच्च बुद्धि लब्धि के छात्र में ही होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त निम्न बुद्धि लब्धि के व्यक्ति भी सृजनशील हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा मापन योग्य व्यवहार। सृजनात्मकता का यह महत्वपूर्ण तत्व है। इसका पता मापन के उन व्यवहारों से चलता है जो वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं वैध विधि से मापने जा सके। जिन व्यवहारों को उत्कृष्ट विधियों से नहीं मापा जा सकता उनका अध्ययन असंभव है। तीसरा हमारा चौथा पॉइंट है मौलिकता एवं नवीनता। सृजनात्मकता के लिए मौलिकता एवं नवीन ढंग से कार्य करने की योग्यता होना नितांत आवश्यक है। अगर परंपरागत ढंग से अलग हटकर नवीन कार्य करने का साहस बालक में विद्यमान है तो वह सृजनात्मकता की सीमा में आएगा।
प्रश्न नंबर 3, समस्यात्मक बालकों से क्या अभिप्राय है? तो आइए देखते हैं। समस्यात्मक बालक वह बालक कहलाते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है और वह अपने व्यक्तित्व हेतु समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोधी, झगड़ालू, कायरता या बेचैनी इत्यादि। ये सभी बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। यह बालक दूसरों के लिए भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और अपने लिए भी समस्या, आसपास के लोगों के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो रिचर्ड एल हेंडरसन ने विभिन्न समस्यात्मक व्यवहार के 36 लक्षणों की सूची बनाई थी, जिसमें अध्यापकों को गंभीर तथा अति गंभीर लक्षणों को छांटना था। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, मंदबुद्धि बालकों की पहचान बताइए। तो उत्तर है, देखते हैं मंदबुद्धि बालकों की पहचान के कुछ समान लक्षण क्या होते हैं। पहला लक्षण होता है, मंदबुद्धि बालक देर से बैठना सीखते हैं, देर से बोलते हैं, चलना सीखने में भी सामान्य बालक की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष अधिक लगाते हैं और शब्दों का उच्चारण जीवन भर असामान्य बना रहता है। दूसरा पॉइंट है, बालक की कुछ बातें तो सामान्य होती हैं, परंतु कुछ पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। यह नियंत्रण की कमी शारीरिक क्रिया पर भी हो सकती है और सोचने के ढंग पर भी हो सकती है। मंदबुद्धि बालक के सीखने की शक्ति विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में कम होती है। मतलब सभी क्षेत्रों में वह कम नहीं होता है कि सभी क्षेत्र में वह खराब हो। कुछ क्षेत्रों में वह मंदबुद्धि बालक थोड़ा सा पीछे होते हैं सामान्य बालकों से। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। और अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4। सामान्यतः ये देखा गया है कि मंदबुद्धि बालक समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। प्रश्न नंबर 5, 5वां प्रश्न है, वाद विवाद विधि से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं हम लोग वाद विवाद विधि क्या होता है। तो उत्तर है इसका, नवीन शैक्षिक विचारधारा के प्रवर्तक विद्वानों का कथन है कि छात्र को केवल श्रोता मानना अनुचित है। सीखने की प्रक्रिया में छात्र का सक्रिय रहना आवश्यक है। बालक को सक्रिय बनाए रखने हेतु वाद विवाद पद्धति अति आवश्यक है। वाद विवाद पद्धति में शिक्षक स्वयं या छात्रों की सहायता से किसी कारण समस्या को निश्चय करता है। तत्पश्चात छात्र विषय सामग्री का संकलन करते हैं। वाद विवाद पद्धति में छात्रों को अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता रहती है। वाद विवाद व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों ही प्रकार हो सकता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों का पथ प्रदर्शन करता है। छात्र वाद विवाद करते समय विषयांतर हो जाते हैं तो शिक्षक अपने अध्ययन के आधार पर छात्रों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो ये थे आज के हमारे 5 लघु उत्तरीय प्रश्न डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा के। यह लघु प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बने रहें शिक्षाविद शिवांश के साथ। कल फिर मिलते हैं नए विषय के नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।